हेलो बच्चों, मैं लोकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब आम जिंदगी की केमिस्ट्री। तो बच्चों, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि मैं बात करता हूं पास कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम्स। तो हम जहां कहीं भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है, किससे मिलकर, किसी पर्टिकुलर मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम्स। तो मैं बोलूंगा ये स्क्रीन किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। जैसे कि आवर सेल्फ, खुद हम किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। मतलब जहां कहीं भी देखोगे, हम चारों तरफ हमारे पास क्या? केमिस्ट्री, 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 एवरीवेयर इज केमिस्ट्री। तो आज मैं बात करूंगा आम जिंदगी की केमिस्ट्री। जैसे कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब उठते हैं, जब हम नहाने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। वो सब क्या है? केमिकल कंपाउंड, जो कि इस चैप्टर्स में कवर होते हैं। फिर मैं जैसे बात करता हूं कि हम ड्रेसअप होते हैं, हम सबकी जिंदगी में कलर सबको पसंद है, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर है इस टी शर्ट का, इट इज ड्यू टू डाइज। डाई की वजह से कलर आता है। फिर मैं बात करता हूं आपके पास मेडिसिन। जब कभी बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं। वो क्या है? मेडिसिन कैसे सिंथेसाइज होती है? डॉक्टर्स कहते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स हमको मेडिसिन आपको एडवाइस करता है, हम खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। वी से थैंक्स टू डॉक्टर्स। लेकिन रियल थैंक्स किसको करना चाहिए? साइंटिस्ट को, जो उन केमिकल्स का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। तो हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, आजकल एग्जामिनर्स इस चैप्टर्स को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। व्हाई? बिकॉज आपने देखा होगा कोविड सिनेरियो। कोविड में क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड का ध्यान किस पे गया? बेसिक साइंस रिसर्च पे गया, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट का, कि बेसिक साइंस में रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेसिक साइंस में इधर देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोरोना वायरस की अगर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, हमें कोरोना वायरस पता चल गया, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वायरस की स्टडी किया, एक कोई पर्टिकुलर ड्रग हुआ, उसको हमने एक पेट्री डिश लिया, तो वो वायरस किल हो गया। लेकिन वो ड्रग, जब हम उस ड्रग को कंज्यूम करेंगे, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, तो अभी हम एक डिफरेंस भी देखेंगे ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। जब हम उस मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे तो उनके साथ क्या करेगी? वो इंटरेक्ट कर सकती है। मतलब आपके पास कोरोना वायरस तो किल हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे आपके पास हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इन सब वो सब भी क्या है हमारी बॉडी के अंदर? दे आर ऑल्सो केमिकल कंपाउंड्स। तो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करे? मतलब आपके पास कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हो, वो पर्टिकुलर टारगेट बीमारी को किल कर दे, उस पर्टिकुलर वायरस को किल कर दे, है ना, और अदर जो केमिकल कंपाउंड्स है, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट ना करे। यही तो एक ड्रग डिस्कवरी, जो नई मेडिसिन डिस्कवर होती है, उसको इतना टाइम क्यों लगता है? इसलिए इतना टाइम लगता है डिस्कवरी। तो जो केमिस्ट्री होती है उसके पीछे ब्यूटीफुल केमिस्ट्री होती है, बिहाइंड बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे केवल बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा वो सब चीज़ें। ओके, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो सब चीज़ें। और उससे पहले कि मैं आपको एक एटीपी स्टार का एक फीचर्स बता देता हूँ, कि जैसे कि कई बच्चे होते हैं क्लास में कि पूरी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं, अब उनको अच्छा मटेरियल प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस करना आपको, और टेस्ट देना क्या होता है? आपकी परफॉर्मेंस बताएगा टेस्ट। तो मैं बताता हूँ, एटीपी स्टार ऐप में ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड करना है, या वेबसाइट पर लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फीचर्स आएगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये फीचर्स आपके पास, प्रैक्टिस पे जैसे क्लिक करोगे, आपने जो भी एग्जाम सेलेक्ट किया, आपने नीट सेलेक्ट किया हो, जेई मेंस, एडवांस, जो भी आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सपोज आपको जेई मेंस का प्रैक्टिस करना, तो आपने जेई मेंस सेलेक्ट किया। ओके, फिर उसके बाद में आप जेई मेंस सेलेक्ट किया, फिर आपने किया नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास अब आपको कौन सी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है? सपोज आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्रैक्टिस करनी है, तो आपने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया, देन यू मूव टू नेक्स्ट बटन। ओके, अब आपको यहाँ पे चैप्टर्स रहेंगे, है ना, सारे चैप्टर्स रहेंगे। तो आपको जो ब्लू डॉट से जो टिक है, वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिंगल चैप्टर्स या फुल टेस्ट देना चाहते हो। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अकॉर्डिंग टू आप चैप्टर सेलेक्ट कर लोगे, फिर नेक्स्ट मूव करोगे। फिर इसमें एक अच्छी बात क्या है, इस फीचर्स की अच्छी बात क्या है? यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है कि 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, आप कितना टाइम चूज करना चाहते हो। सपोज आपको अपनी स्पीड रैपिडली इंक्रीज करनी है, तो आप अपना ड्यूरेशन कम कर सकते हो, है ना। जैसे जनरली कोई भी एग्जाम्स होती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता केमिस्ट्री में, तो सपोज आपने 30 मिनट सेलेक्ट किए, है ना, आपने 30 मिनट सेलेक्ट किए, उसके बाद में आप नेक्स्ट मूव करोगे। नेक्स्ट मूव करने के बाद आपके पास यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रहेंगे कि आपको हाफ एन आवर में कितनी प्रैक्टिस करनी है। सपोज आप अगर बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे जेई मेंस कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो विद इन, जैसे जेई मेंस का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको कितना करना है? जैसे कि आपको 3 मिनट्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, तो 30 मिनट्स में आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नीट का करना हो तो विद इन 1 मिनट्स, है ना, 45 मिनट्स, 45 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो ओके, तो ये आपके पास ब्यूटीफुल फीचर्स है।
और सबमिट करो और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ये है ना। तो ये टेस्ट जो भी है फ्रीली अवेलेबल आपके लिए। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, एटीपी स्टार ऐप पे लॉगिन करना है ना, डाउनलोड करना है, और वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो हम अब बात करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेडिसिन दिख रही है कि, और यहाँ पे आपके पास डिसइंफेक्टेंट जो फ्लोर क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, और यहाँ पे समवन इज हैप्पी, कोई एक लड़की खुश है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन, इट्स ए केमिकल कंपाउंड। व्हेन वी फील सेटिस्फाइड तब क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। मतलब हम खुश है तो उसके पीछे क्या है, केमिकल फिनोमिना है, मतलब उसके पीछे भी क्या है, केमिस्ट्री है। मतलब बात यही है कि जहां कहीं भी एटम्स की बात होगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, एटम्स। तो वहां क्या होगी, जहां एटम्स है वहां पे क्या होगी, केमिस्ट्री है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें यार पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोविड वैक्सीन है। अब कोविड वैक्सीन भाई पर्टिकुलर कोरोना वायरस को तो किल कर देगी, बट अदर बायोमोलिक्यूल के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगी। एक कोविड वैक्सीन को बनने में किसी भी नई जो भी वैक्सीन आती है, कोई नया वायरस डेवलप होता है, तो उसकी वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगता है। उसके पीछे जो फिनोमिना होता है वो ये होता है कि जो अदर बायोमोलिक्यूल के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, कहीं ज़्यादा वो पर्टिकुलर वैक्सीन से कोई अदर साइड इफेक्ट्स नई बीमारी जनरेट ना कर दे। तो ये चैप्टर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अभी थ्योरेटिकली क्या है, कोविड वायरस से इससे भी 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स डेंजरस वायरस पॉसिबल है, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी, तो हमें ऑलरेडी इस तरह की वैक्सीन के साथ प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है, तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वो आपके पास की मेडिसिन और ड्रग्स, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बेसिकली आपके पास ड्रग्स क्या हो गया, एक केमिकल कंपाउंड। ड्रग्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि समथिंग रिलेटेड टू स्मगलिंग, है ना, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती है। बट बेसिकली क्या होता है, मेडिसिन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। सपोज आपके पास मैं कहूँ ड्रग्स क्या होगा, एक केमिकल कंपाउंड है। तो आपने अगर ड्रग्स कंज्यूम किया मतलब आप कभी बीमार हुए, अगर बीमार हुए, आपने केमिकल कंपाउंड कंज्यूम किया, अगर उसका पॉजिटिव बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन। अगर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, ड्रग्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला कि कैटालिटिक एक्सचेंज ऑफ एंजाइम्स। तो मतलब सबसे पहले हम चीज समझने पाए, एंजाइम्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स, है ना। तो एक जो आपके पास क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को क्या करते हैं, एंजाइम प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्शन को क्या करती है, फास्ट करती है। तो पहले समझते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको समझते हैं कि ये कोई एंजाइम्स क्या, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक्टिव साइट्स है सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। आपके पास ये एंजाइम्स हुआ एंड दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो केमिकल कंपाउंड। अब इस एक्टिव साइट्स पे क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव साइट्स पे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपस में सबस्ट्रेट आएगा, इस वाले साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का। अब इसके पास क्या है, यहाँ पे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो सिंपल केमिकल रिएक्शन जो कैरिड आउट करते हैं उसके बीच में आयन आयन इंटरेक्शन हो गया, आपके पास आयन डाइपोल हो गया, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो सारे केमिकल सेम इंटरेक्शन यहाँ होंगे, और यहाँ पे इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर के नाम से लग रहा होगा आपको बच्चों, क्या लग रहा है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे। अब एंजाइम की एक्टिविटी कैसे रुकती है, इनहिबिट होती है, तो वो चीज समझते हैं। अब ये पर्टिकुलर एंजाइम्स था, ये एक्टिव साइट्स थी, और ये आपके पास कुछ इस तरह से वैकेंट साइट दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट्स। साइट अदर देन एक्टिव साइट्स को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स। तो आपके पास इनहिबिटर ये क्या हो गया, आपके पास इनहिबिटर इटसेल्फ पे ये क्या हो गया, ड्रग्स। ये क्या है, केमिकल कंपाउंड। कि कोई भी आपने सपोज कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसका केमिकल कंपाउंड है ये, तो ये क्या करेगा, इस एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड अप कर लेगा, है ना। इस साइट पे अगर बाइंड अप कर लेगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर जैसे बाइंड अप करेगा, यहाँ पे क्या है, इनके बीच में फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके पास है ना, इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, दोनों क्या है, केमिकल कंपाउंड, यहाँ पे अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, इसकी शेप क्या होती है, परमानेंटली चेंज हो जाती है। अगर ये शेप चेंज हो गई, अब ये शेप कुछ, अब सबस्ट्रेट था, लास्ट स्लाइड में अगर मैं लूँ, ये आपके पास सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस वाली साइड को, अब इस साइड क्या होना चाहिए, उसमें फिट होना चाहिए, उसी को रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी शेप चेंज हो गई तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, तो ये एंजाइम्स क्या हो गया, परमानेंटली खराब हो जाएगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई। तो इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है। एक और चीज पढ़ते हैं, अब इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहां पे एक बात करेंगे, वो होता है कॉम्पिटिटिव
इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का मतलब क्या हो गया, सपोज आपके पास एंजाइम्स था, अब यहाँ पे बाइंड अप करने के लिए एक सबस्ट्रेट है और ड्रग मॉलिक्यूल्स है आपके पास, केमिकल कंपाउंड, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि यहाँ पे कौन फर्स्ट बाइंड अप करेगा। यहाँ पे एक्टिव साइट्स है, ओके यहाँ पे एक्टिव साइट्स हो, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल्स अगर सबस्ट्रेट से और ड्रग्स मॉलिक्यूल के बीच में, अगर ड्रग्स मॉलिक्यूल के बीच में मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हुआ तो यहाँ पे कौन बाइंड अप करेगा, यहाँ पे कौन केमिकल रिएक्शन करेगा, ये ड्रग मॉलिक्यूल वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे कौन बाइंड अप कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स थी वो किसने ब्लॉक कर दी, ड्रग मॉलिक्यूल्स ने ब्लॉक। अब ये सबस्ट्रेट है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एंजाइम्स क्या हो गए, डिग्रेड हो गई। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स थे वो सब क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए तो इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल कोई भी मेडिसिन अगर कंज्यूम करते हो तो इसीलिए तो कम से कम साइड इफेक्ट्स आए, तो इसीलिए इतना टाइम लगता है किसी भी नई वैक्सीन को बनाने में। ओके तो एक सिंपल वायरस की स्टैटिकली उसको तो किल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पेट्री डिश लिया, उसमें वायरस कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ड्रॉप अप किया कि हाँ वायरस किल हो गया, बट वो कैसे रिएक्ट करेगा अदर बायो मॉलिक्यूल के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके अब आगे है कि रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। अब देखो यार ये सब चीज़ें हम समझ रहे हैं कि कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कैसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ रिएक्ट करता है, अदर केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, बायो मॉलिक्यूल के साथ। अब रिसेप्टर्स आपके पास क्या हो गए, रिसेप्टर्स आपके पास क्या, दिस इज प्रोटीन, ये प्रोटीन है और ये आपको हेल्प करता है, प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली आपके क्या हो गया कि जैसे कि सपोज आपके पास ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हमारी ये स्किन के नीचे सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि सपोज ये कोई हो गया, ये इस तरह की साइट्स हुई, तो ये आपके पास क्या हो गया कि ये हो गया आपके पास रिसेप्टर्स, दिस इज रिसेप्टर्स, और ये आपके पास क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ओके अब ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है केमिकल मैसेंजर, एक होता है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का काम क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। जैसे कि सपोज कोई भी हॉट चीज होती है, आप उसको टच करते हो, माइंड में क्या होता है, सिग्नल जाता है, तुरंत माइंड क्या करेगा कि हाथ हटाओ वहां से। मतलब क्या होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू, दो न्यूरॉन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाते हैं वो क्या पहुंचाएंगे आपके पास, यहाँ पे केमिकल मैसेंजर। सपोज यहाँ पे न्यूरॉन्स है यहाँ पे, तो सपोज आपके पास ये केमिकल मैसेंजर हुआ, सपोज ये कोई पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर है, तो जब सपोज ये कोई पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर हो गया, ओके दिस इज केमिकल मैसेंजर, ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लाएगा, इसको यहाँ पे रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे पहुंचाएगा, और रिसेप्टर्स क्या होगा, अंदर बॉडी में इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। तो मतलब केमिकल मैसेंजर क्या हुआ, पर्टिकुलर बॉडी में उसने एंट्री नहीं मारी है ना, तो रिसेप्टर्स के थ्रू उसने कम्युनिकेट करा दिया, माइंड को सिग्नल भेज दिया। ओके अब बात आती है यहाँ पे कि सपोज कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स हुआ, अगर इस साइट को, अगर आपकी इस साइट को यहाँ पे ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर इस साइट को ब्लॉक कर दे, कोई ये पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस साइट को ब्लॉक कर दिया। ओके अब इस साइट को ब्लॉक कर दिया तो केमिकल मैसेंजर क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, रिसेप्टर क्या हो गया, ये साइट ब्लॉक हो गई, अब अंदर क्या जाएगी, इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी, अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं पाएगी, तो रिसेप्टर्स तो क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे बॉडी पे, माइंड को प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पाएंगे। ओके यहाँ पे मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा, एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। ये वर्ड्स बस बच्चों आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है एंटागोनिस्ट, है ना, बस ध्यान रखना, एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट मतलब ये कुछ नेगेटिव सा वर्ड लिसन है ना, एंटी है ना, नेगेटिव। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि एंटागोनिस्ट वो वाले आपके पास ड्रग मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को, जो क्या करेंगे, इसकी रिसेप्टर्स की मेन एक्टिव साइट पे आके बाइंड अप कर देंगे और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। एक होता है एगोनिस्ट ड्रग्स, जब आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, वापस से इस साइट को एक्टिवेट करते हैं, वापस से केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होने लग जाते हैं। ओके अब देखो यार एंटागोनिस्ट, अब सपोज आपको समझना है कि दोनों ड्रग्स क्या नेगेटिव, एंटागोनिस्ट ड्रग्स पता है कब क्या होते हैं, ये कभी कभार पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर सपोज हमें कि कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी नहीं है मैसेंजर के थ्रू, है ना, अंदर माइंड के पास एक्टिविटी पहुंचानी नहीं है, सिग्नल पहुंचाना ही नहीं है, तो हम उस टाइम पे क्या ड्रग्स यूज करते हैं, एंटागोनिस्ट ड्रग। सपोज कभी हमें एक्यूट पेन होता है, जब एक्यूट पेन होता है, सपोज हमें कि
क्या हमें एक्यूट पेन होता है, तो हमें क्या करना होता है कि ऐसे ड्रग्स कंज्यूम करने की वो क्या करे, रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, सिग्नल ना पहुंचाए, तो ताकि हमें पेन फील ना हो, तो उस टाइप पे हम यूज करते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग्स। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन जो मैंने समझाया सिंपल, कि पहले एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर ड्रग और एंजाइम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और रिसेप्टर के साथ कैसे ड्रग मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे इनसाइड, ये सब जिसमें जो नेगेटिव एक्टिविटीज होगी वो होनी नहीं चाहिए कोई पर्टिकुलर। तो इसी को चीज़ों को समझने के लिए इतना टाइम, किसी नए ड्रग्स डिस्कवरी में इतना टाइम लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमारे पास है कि एंटासिड्स। ओके, अब हम एंटासिड्स पे आते हैं कि एंटासिड्स क्या होते हैं। ये कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है। अब ना देखा होगा आपने, एंटासिड मतलब एसिड। जब हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या हो गया कि जो एसिड्स को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अब देखो यार, यहाँ पे 4 एंटासिड्स है। अब इसको समझते हैं वन बाय वन करके। इधर देखो, ये सब क्या है, ये दोनों, बोथ ऑफ देम आर अर्लियर। ये दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड क्या है, ये अर्लियर है। अर्लियर मतलब अराउंड 1960s के अराउंड ये आपके पास हम ये एंटासिड्स यूज करते थे। अब बॉडी में एसिडिटी हुई, आप जब भी कुछ भी खाते हो, ओके, तो बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। कुछ ऐसा जैसे कि फास्ट फूड खाते हैं, कभी कभी बॉडी में ज़्यादा एसिडिटी हो गई। अब बॉडी में एसिडिटी हो गई मतलब एसिड ज़्यादा हो गया, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंज्यूम करना पड़ेगा बेस। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या आपके पास, दिस इज अ बेस। ये क्या है, बेस। अब एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हम बेस को कंज्यूम किए, बेस कंज्यूम किया, एसिड तो न्यूट्रलाइज हो गया। बट क्या होगा कि बॉडी को सिग्नल जाएगा, तो अंदर क्या हो गया, हमें अगर बेस कंज्यूम किया तो हमारे अंदर का मीडियम क्या होगा, एल्कलाइन हो गया। तो तुरंत माइंड को सिग्नल जाएगा कि बॉडी में क्या होगा, मीडियम एल्कलाइन हो गया। तो बॉडी क्या करेगी, माइंड क्या करेगा, वापस से सिग्नल भेजेगा कि तुरंत से क्या करो, एसिड सीक्रेट करो, ताकि पीएच लेवल क्या रहे, बॉडी का मेंटेन रहे। तो इससे क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या हो गया भाई, इसको कंज्यूम करने से क्या हो गया, और ज्यादा एसिड सीक्रेट होने लग गया, हमें क्या होने लग गया, और ज्यादा बीमारी होने लग गई। तो ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट थे। तो बेसिकली अब देखो, सिंपल सी बात है कि इसके साइड इफेक्ट्स, भाई सिंपल अगर सोचते हो कि अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है बॉडी में तो हम क्या करें, तो बेस यूज करें, बट उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, तो है ना, तो बीमारी क्या हो गई, इसको कंज्यूम करने के बाद और भी ज़्यादा बीमारी हो गई। फिर अब उसके बाद में आया आपके पास मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। अब ये इनकी भी क्या थी कि ये क्या होता है, इंसोल्यूबल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया इसकी कि भाई ये एक पर्टिकुलर पीएच को एक लेवल तक मेंटेन करके रखते थे। उसके बाद में क्या होता है, ज़्यादा एसिड सीक्रेट नहीं हुआ। बट इन्होंने क्या किया कि भाई बीमारी को तो कम कर दी, बट उसका जो मेन कोज था, एसिड जो सीक्रेट हो रहा था, उसको ओवरकम नहीं किया। तो इसलिए क्या होता है, कभी एडवांस बीमारी ज़्यादा हो जाती थी तो हमारी बॉडी में अल्सर्स हो जाते थे, कोई पर्टिकुलर पार्ट को बॉडी को रिमूव करना होता था तो डेथ हो जाती थी। तो ये अर्लियर थे। उसके बाद में जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ कि पर्टिकुलर फिनोमिना को कि एसिड सीक्रेशन होता है, साइंस में एडवांसमेंट होता है, चीज़ों को समझा जाता है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। फिर पहली जो एंटीबायोटिक आई थी वो थी आपके पास, पहली जो एंटासिड्स थी दैट इज कॉल्ड सिमिटिडीन, और इसका ब्रांड नेम है टेगामेट। सिमिटिडीन क्या हुआ, जब सिमिटिडीन की डिस्कवरी हुई थी तो पूरे वर्ल्ड में सिमिटिडीन ने काफी लॉन्ग टर्म तक इसने राज किया। ओके, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से जैसे मार्केट में सिमिटिडीन आई तो ऑलमोस्ट लोगों की क्या हो गई कि पहले सपोज कि अल्सर्स हो गए, लोगों की डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये क्या होगा एक तरह से, है ना, नई डिस्कवरी थी। तो काफ़ी टाइम तक इसने मार्केट में पूरे वर्ल्ड में राज किया सिमिटिडीन। उसके बाद में आया आपके पास रेनिटिडीन, है ना, सिमिटिडीन के बाद में रेनिटिडीन आया। तो ये हम करंटली जो है ना, इसका ब्रांड नेम है जेंटेक। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो अर्लियर थी ये हमारे पास क्या थी, हार्मफुल थी। ओके, ये क्या मेन जो करंटली हम जो यूज करते हैं वो ये सिमिटिडीन एंड रेनिटिडीन ये यूज करते हैं। ओके, अब आपके पास इसको है ना, अब यहाँ पे क्या करना, आपको सिमिटिडीन और रेनिटिडीन में आपको सिंपल कुछ ध्यान है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब मैं जो आपको जो चीज़ जो ध्यान याद करने के लिए बताऊंगा वो क्या होगा सिमिटिडीन में, बस सिमिटिडीन में आपको ध्यान रखना है कि पूरा कंपाउंड ध्यान नहीं रखना, और रेनिटिडीन में केवल ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है। भाई रेनिटिन इज फ्यूरेन रिंग, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूरान रिंग होता है ना आपके पास, दिस इज कॉल्ड फ्यूरान रिंग। ओके, और यहाँ पे जो होता है दिस रिंग इज कॉल्ड इमिडाजोल टाइप रिंग, है ना, इमिडाजोल टाइप रिंग। यहाँ पे इमिडाजोल टाइप रिंग आपके पास है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि सिमिटिडीन में क्या होता है, इमिडाजोल टाइप रिंग, और यहाँ पे रेनिटिडीन में क्या होता है, इट्स ए फ्यूरेन कंटेनिंग रिंग। बस ये सिंपल ध्यान रखना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं रखना। अब आता है नेक्स्ट, आता है आपके पास एंटीहिस्टामिन्स क्या होगा कि स्टामिन्स के एक्शन को जो कम कर दे, है ना। अब आपके पास स्टामिन क्या होता है ना, स्टामिन, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टामिन। अब स्टामिन आपके पास क्या करता है, यहां पे मैं बात करूंगा, जब भी आपको, है ना,
कि जब आपको कोल्ड होता है, नेजल कंजेक्शन, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, जब जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, वो ड्यू टू किस वजह से होता है? स्टामिन का एक्सचेंज। तो बेसिकली ये क्या होता है? वेसोडिलेटर का काम करता है। स्टामिन क्या करता है यहाँ पे, है ना? वेसोडिलेटर, वेसोडिलेटर है ना। वेसोडिलेटर का मतलब क्या होता है? आपके पास जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ज्यादा। तो मतलब आपके पास क्या होगा? वेसोडिलेटर का मतलब हो गया ओपनिंग ऑफ ब्लड सेल्स, है ना, ब्लड वेसल्स। तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपके पास कभी कभी चोट लगती है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो गई तो बाहर देखते हो कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वो स्वेलिंग किस वजह से आती है? दैट इज ड्यू टू आपके पास स्टामिन। कभी कभार आपकी मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, गले की मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गई। पर्टिकुलर क्या होता है? एक जगह की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई और दूसरी जगह की मसल्स क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई। तो वो ड्यू टू किस वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू आपके पास स्टामिन की वजह से, है ना। अब उस एक्शंस को अगर हमें कम करना है तो हमें कौन से ड्रग्स यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एंटी स्टामिन। तो सिंपल सी जो बात जो ध्यान रखनी है, इट इज स्टामिन आपके पास क्या? ब्लड वेसोड, है ना, तो वेसोडिलेटर। तो और जो हम होते हैं कि किस वजह से होता है? नेजल कंजेक्शन में किस वजह से होता है आपके पास? ये हो गया, ये हो गया आपके पास स्टामिन। कभी हमें एलर्जी होती है ना, एलर्जी भी, है ना, एलर्जी हो गई। अब एलर्जी हो जाती है तो हम वहाँ पे रब कर देते हैं, रेड रेड टाइप के डॉट डॉट हो जाते हैं। वहाँ पे क्या हो गया? ब्लड वेसल्स क्या हो गई? ओपन हो गई। वहाँ की ओपन हो गई, कहीं और की क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दैट इज ड्यू टू स्टामिन्स। उस एक्शंस को अगर हम कम करना है तो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है एंटी स्टामिन्स। यहाँ पे केवल आपको कुछ नहीं ध्यान रखना स्टामिन्स का। दिस इज इमिडाजोल टाइप रिंग है आपके पास, इमिडाजोल रिंग है, और स्ट्रक्चर स्टामिन आपको ध्यान होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, डिमटेप और सेल्डेन। ये दो एग्जांपल्स होते हैं आपके पास जो कि एंटी स्टामिन्स के होंगे। बस सिंपल ध्यान रखना, ब्रोमोफेनारामीन और ये क्या हो गया? टर्फेनाडीन। दो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, बस स्टामिन का एक्शन पता चल गया। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। अब है ना, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। अब न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स क्या होता है? जो मैसेज ट्रांसफर फिनोमिना होता है वो अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तब हम कंज्यूम करते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, है ना। न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन्स के रिलेटेड। तो इधर देखो, अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर्स। तो ये हमने बात कर दी नर्व टू रिसेप्टर्स। तब हम यहाँ पे दो तरह के डिस्कवर पढ़ेंगे आपके पास। एक होगा ट्रैंकुलाइजर्स और एक होता है एनाल्जेसिक्स। अब ये कब कंज्यूम करते हैं? फॉर एक एक करके मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ। ट्रैंकुलाइजर्स हम कंज्यूम करेंगे आपके पास, है ना, स्ट्रेस रिलीवर। ये क्या होते हैं? स्ट्रेस रिलीवर। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब आपके पास क्या होंगे? ये स्ट्रेस रिलीवर होते हैं। जब हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम क्या लेते हैं? ट्रैंकुलाइजर सजेस्ट होते हैं। और ट्रैंकुलाइजर्स, अब इधर देखो यार, सिंपल, जब हम टेंशन में होते हैं तो हमने ट्रैंकुलाइजर कंज्यूम किए, फिर हमें अच्छी नींद आ जाती है ना, शांति से हम सो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है आपके पास? स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स की कैटेगरी में ये आपके पास आएंगे ट्रैंकुलाइजर्स। फिर आपके पास है, यहाँ पे इसकी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके पास एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आपके पास क्या है? एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स। ये आपके पास क्या होती है? पेन किलर्स होती है। ओके, और यहाँ पे एनाल्जेसिक्स हो गए, पेन किलर्स। तो इसका एग्जांपल्स, जैसे कि हम यहाँ पे दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक होता है आपके पास पैरासीटामोल, पैरासीटामोल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और एक होगा हमारे पास, पैरासीटामोल हो गया, और एक हो गया एस्पिरिन। और एस्पिरिन आपके पास, यहाँ पे दो एनाल्जेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी एनाल्जेसिक्स में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। अब आगे स्टार्ट करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। अब इधर देखो, ये आपके पास एक चीज है नोर एड्रेनलिन। अब इधर देखो यार, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जब हम टेंशन्स में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सपोज कि हमने जैसे बात की कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, है ना, तो सपोज आप किसने आप गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, तो कि या आपके बॉयफ्रेंड ने बात नहीं की, तो क्या होता है कि टेंशन में आ गए, यार मेरे उसने 2 दिन बात नहीं की है। वो आपके पास डिप्रेशन नहीं होता। सपोज किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स में आपके मार्क्स कम आए और वही पेपर आपके पास 2 दिन बाद हो रहा है ना, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स हो गए, तो इसको डिप्रेशन नहीं कहते, ना इसको टेंशन बोलते हैं। जो केमिकल डेफिनेशन जो होती है, क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारे माइंड को प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पाते। तो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जा पाते तो हमारे क्या होगा? माइंड से कनेक्टिविटी क्या हो गई? डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हम उस टाइम पे डिप्रेशन फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रियल डेफिनेशन होती है आपके पास डिप्रेशन की। ओके, टेंशन। अब पहला एक ये वर्ड देखेंगे, नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन क्या है बच्चों? इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास, अब ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा? रिसेप्टर से माइंड को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर नोर एड्रेनलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर नोर एड्रेनलिन क्या हो गया?
है ना, न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट हो जाती है कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम्स क्या कर लेता है, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर लेता है, इसकी एक्टिविटी क्या रुक जाएगी, तब क्या होगा, तब कनेक्शन क्या हो जाएगा, अब ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, डिप्रेशन फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तब आपके पास हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें फील देता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, और वो आपके पास क्या होंगे, ट्रैंकुलाइजर्स, है ना। तो ये क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रेस रिलीवर, स्लीपिंग पिल्स, और ये क्या बोलेंगे, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, है ना। तो ये आएगा आपके पास, तो हमें सजेस्ट करेगा। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करते हैं, अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग करेंगे जो इस नोर एड्रेनलिन की एक्टिविटी को जिस पर्टिकुलर एंजाइम्स ने इनहिबिट किया था, रोका था, तो वो जो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एंजाइम्स को किल करेंगे जिसकी, और वापस से इसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, अपने आप फिर क्या होगी, इसकी एक्टिविटी वापस से स्टार्ट हो जाएगी, काम करना स्टार्ट, फिर हमें क्या लगा, अच्छा फील होने लग जाता है। तो ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर, बस ये डेफिनेशन ध्यान रखना, व्हाट इज दिस। अब उसमें आपके पास जो यहाँ पे भी डॉक्टर में सजेस्ट करता है आपके पास कि, है ना, एंटी डिप्रेसेंट, है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यहाँ से सजेस्ट करता है। और अब मैं आगे बात करता हूँ। अब आगे जो एग्जांपल्स होंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जो है आपके पास एग्जांपल्स है, जो पहला आपके पास है फिर डॉक्टर में सजेस्ट करता है इप्रोनियाजिड एंड फेनेल्जिन, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, इप्रोनियाजिड एंड फेनेल्जिन एंटी डिप्रेसेंट हो गया ना, दीज आर एंटी डिप्रेसेंट। अब नेक्स्ट आपके पास है एंटी डिप्रेसेंट, ये हो गया आपके पास, ओके। नेक्स्ट है क्लोरोडाइएजाइपोक्साइड, और क्या हो गया, मेप्रोबेमेट। ये आपके पास कैसे होते हैं, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। माइल्ड मतलब आपके सिम्टम्स कम है, तो डॉक्टर हमें क्या करेगा, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया हमसे बातचीत करके, तो इस तरह के माइल्ड वाले वो हमें सजेस्ट करता है। आर सुटेबल रिलीविंग टेंशन, जब हल्के फुल्के हम टेंशन में होते हैं तो हमें ये वाले केमिकल कंपाउंड सजेस्ट करता है, ओके। फिर आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो ध्यान रखना स्टार्टिंग के, ये आपको ध्यान रखना, इप्रोनियाजिड एंड फेनेल्जिन, और फिर एक इक्वानिल। इक्वानिल आपके पास है कंट्रोलिंग डिप्रेशन। तो जब हम हाइपरटेंशन होते हैं ना, जो वर्ड यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो है, अगर आपके पास सिम्टम्स, अगर आपके पास सिम्टम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास कौन सा होगा, हम यूज करेंगे इक्वानिल। अदर ट्रैंकुलाइजर जो होता है, वेरोनल होता है, सॉरी वेलियम होता है, और सेरोटोनिन होता है, अदर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, डायरेक्ट एग्जामिनर हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रैंकुलाइजर्स, तो हमें केवल 6 ट्रैंकुलाइजर्स हैं आपके पास यहाँ पे। इप्रोनियाजिड, फेनेल्जिन हो गया आपके पास, क्लोराडाइजेपोक्साइड हो गया, और क्या मेप्रोबेमेट, इक्वानिल, वेलियम और सेरोटोनिन आपके पास ये हो गए। सिंपल इनके बस इनके केमिकल कंपाउंड हमें पता नहीं करने, सिंपल इनका नाम ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स हमने बात की थी, व्हाट इज दिस एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आपके पास क्या था, पेन किलर्स थी, पेन किलर्स, और है ना, तो हमारे दर्द को कम कर दे। इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे हम, एक है पहला नॉन नार्कोटिक्स, एक है नार्कोटिक्स। तो नार्कोटिक्स वाले जो होंगे, नार्कोटिक्स की क्या होती है, इनकी क्या होती है, स्मगलिंग होती है ना, इनकी क्या होती है, स्मगलिंग होती है। अब नॉन नार्कोटिक्स में हम 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो मैंने बताया था, एक था एस्पिरिन था, एक आपके पास था पैरासीटामोल। तो यार जब हमें पेन होता है, जब फीवर होता है ना, पैरासीटामोल तो क्या याद आ रहा होगा आपको, जब हमें फीवर होता है तो हमारे बॉडी में पेन भी होता है, टेम्परेचर राइज भी होता है, तो तब हम क्या यूज करते हैं, पैरासीटामोल, ओके। तो ये तो पेन किलर्स हो गए। एस्पिरिन, एस्पिरिन आपने देखा होगा कि एस्पिरिन का अगर मैं फंक्शन, अगर पर्टिकुलर एस्पिरिन की अगर मैं बात करूं, ये क्या करती है, तो ब्लड कोगुलेशन जो होता है, जो हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं ना, हार्ट वाले पेशेंट क्या करते हैं, हमेशा अपनी पॉकेट में एस्पिरिन की टैबलेट रखते हैं, क्योंकि आपके पास हार्ट की ब्लड कोगुलेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करती है एस्पिरिन। तो अगर ब्लड कोगुलेट हो गया तो प्रॉपर ब्लड का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और हमें क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो एस्पिरिन का काम क्या होता है, प्रिवेंट। एस्पिरिन क्या करती है, प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन, है ना, ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करती है। और ये क्या करता है आपके पास, इस वाले टैबलेट को, एस्पिरिन को कौन यूज करता है, हार्ट अटैक पेशेंट इसको यूज करते हैं। हार्ट अटैक पेशेंट आपके पास एस्पिरिन को यूज करेंगे, ओके। और आपके पास क्या होगा, और यहां पे एक और वर्ड होता है एंटीपायरेटिक, है ना, एक वर्ड जो मैं यूज करूंगा वो होगा आपके पास एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक, पायरेट मतलब आपके पास क्या हो गया, हीट। पायरेट का मतलब क्या होगा, हीट। तो बॉडी टेम्परेचर को कम कर दे, तो आपके पास ये क्या होगा, किसका एग्जाम, पैरासीटामोल क्या होगा, एंटीपायरेटिक, है ना। पायरेट मतलब क्या हो गया, हीट, है ना, हीट को कम कर दे, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को, है ना, तो क्या होगा, पैरासीटामोल। फिर आपके पास होता है नार्कोटिक्स, जिनकी स्मगलिंग होती है। तो आपने देखो यार, हीरोइन, हेरोइन सुना होगा, बहुत न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, मॉर्फिन, है ना, और कोडीन, ये 3 आपके पास आपके पास नार्कोटिक्स होंगे। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, इनकी जो मेडिसिनल डोज होती है आपके पास, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, इनकी मेडिसिनल डोज आपके पास बॉडी के लिए होती है। तो ये कब लगाया जाता है आपके पास, दीज आर
पोस्ट ऑपरेटिव, ये आपके पास क्या होते हैं, ये जो यूज करते हैं आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव, ये पोस्ट ऑपरेटिव है ना। ऑपरेशन के बाद जब हमें सर्जरी होती है तो हमारे पास क्या होता है कि सर्जरी में क्या होता है, हमारे टिश्यूज कट होते हैं, वापस से जब स्टिचेस लगते हैं तो जब वो टिश्यूज कट हो गए हमें क्या होता है, बाद में पेन होता है। ताकि हमें पेन फील ना हो तब हम क्या यूज करते हैं आपके पास, नार्कोटिक्स ड्रग्स। और आपके पास जैसे होगा आपके पास कि चाइल्ड बर्थ है ना, जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमें एक्यूट पेन होता है बॉडी में, जब एक्यूट पेन होता है उस टाइम पे तो तब हम क्या करते हैं, मेडिसिनल डोज है ना, मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, अगर आपने वॉर वाली मूवीज देखी होगी, वॉर वाइज मूवीज होती है तो आपके पास क्या होता है कि सपोज किसी पर्टिकुलर सोल्जर्स का कोई बॉडी पार्ट कट हो गया तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, एक्यूट पेन होता है। एक्यूट पेन होता है तो एक मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए, कुछ इस तरह का आपने वॉर वाली मूवी में देखी होगी। और सपोज तुरंत आता है डॉक्टर, आता है वहाँ पे तुरंत इस तरीके से एक तरह से इंजेक्शन लगा देता है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, हमें पेन फील नहीं होता। क्यों, ये आपके पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, जो हमने रिसेप्टर्स की बात की थी, वो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, है ना, इनहिबिट, वहाँ पे रोक देंगे ताकि वो माइंड को सिग्नल ना भेजे। तो आपके पास मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया और कोडीन हो गया पोस्ट ऑपरेटिव। इनकी केवल मेडिसिनल डोज ही क्या होती है, इफेक्टिव होता है। और ये क्या होता है, एडिक्टिव होते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर ये एडिक्टिव है तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाले आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास है नॉन एडिक्टिव, ये नॉन एडिक्टिव है। ये आपके पास क्या हो गया, दीज आर एडिक्टिव, तो इसीलिए इनकी क्या होते थे, एडिक्टिव है, इसीलिए इनकी क्या होती है, स्मगलिंग होती है। ओके, तो आपके पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज जो ध्यान रखना है आपके पास, एस्पिरिन में, एस्पिरिन का आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना चाहिए कि एस्पिरिन में आपके पास क्या हो गया, एक एसिड ग्रुप हो गया और एक ऑर्थो पोजीशन में क्या है, एस्टर ग्रुप है। दिस इज एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन है जो हमने क्विकली आपको बताना है, जो हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है भाई जल्दी, नोर एड्रेनलिन इज है, नोर एड्रेनलिन क्या है, क्विकली मुझे बताओ। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। तो नोर एड्रेनलिन क्या होगा आपके पास, दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटाएसिड, कौन सा कंपाउंड एंटाएसिड्स नहीं है। तो आपके पास क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हम अर्लियर यूज करते थे। ओके, सिमिटिडीन हुआ, आपके पास रेनेटिडीन हुआ। व्हाट इज फिनेल्जिन, फिनेल्जिन आपके पास क्या थी, फिनेल्जिन आपके पास क्या थी, जल्दी बताओ, फिनेल्जिन क्या थी, फिनेल्जिन आपके पास क्या थी, एंटीहिस्टामिन। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूस फीवर। तो किस तरह का ड्रग्स हमें फीवर को रिड्यूस करेगा, एक है ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रैंकुलाइजर टेंशन में काम होता था। एंटीबायोटिक्स जो हम बाइट की बैक्टीरिया को एक्शन को कम करेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। एंटीपायरेटिक, ओके, आंसर क्या होगा, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक्स क्या थी आपके पास, पेन किलर्स। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, कौन सा एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। एक हो गया आपके पास इप्रोनियाजिड हो गया, फेनेल्जीन हो गया, इक्वानिल हो गया, एंड आपके पास क्या हो गया, है ना। तो आपके पास ये क्या हो गया, साल्वर्सन, साल्वर्सन। तो साल्वर्सन आपके पास जो आंसर, सॉरी आपके पास है ना फेनेल्जीन, फेनेल्जीन आपके पास क्या था, एंटी डिप्रेसेंट था ना आपके पास यहाँ पे। तो साल्वर्सन आपके पास क्या हो जाएगा, साल्वर्सन आपके पास है एंटीबायोटिक आएगी ना, दिस इज एन एंटी, अर्लियर एंटीबायोटिक्स होता है, ये वर्ड आपने सुना नहीं, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक। तो आंसर हो जाएगा डी। तो फेनेल्जीन नोट, दैट इज आंसर इज डी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। ओके, तो हमने बात कर ली एंटासिड्स, बात कर ली हमने, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की बात कर ली। अब आता है एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसे कि आपके पास होता है कि एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास कि फंगस के इफेक्ट को कम करना तो एंटी फंगल आएगा, बैक्टीरिया के इफेक्ट को कम करना तो एंटी बैक्टीरियल्स आएगा, अगर वायरस के इफेक्ट को कम करना तो एंटी वायरल आएगा। ओके, पैरासाइट के इफेक्ट को कम करना एंटी पैराटिक ड्रग्स आएंगे। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स ड्रग आते हैं। बैक्टीरिया के इफेक्ट को अगर हमें रोकना है, एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हो जनरली, जब हमें कभी फीवर आता है तो डॉक्टर हमें क्या करता है, एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है। ओके, तो बैक्टीरिया के इफेक्ट को अगर हमें रोकना है या किल करना है तब हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक। तो सिंपली अब एंटीबायोटिक्स में भी क्या था, तो पहले जो अर्ली डिस्कवरी थी उसमें हम ज़्यादा जाना नहीं है। एक थे साइंटिस्ट थे पोल एल्ड्रिक, पोल एल्ड्रिक, उन्होंने सबसे पहले एक कंपाउंड जो डिस्कवर किया था, जो दैट इज साल्वर्सन, है ना। साल्वर्सन क्या था आपके पास, जो अर्लियर था, ये डिस्कवरी में बताता हूँ हल्की सी थ्योरी। अर्लियर क्या था, जो एग्जाम्पल्स थे वो आपके पास थी साल्वर्सन। तो साल्वर्सन क्या था, एक आपके पास इट इज साल्वर्सन में क्या हो गया, आर्सेनिक है ना, ARS, इट्स ए आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड, AS कंटेनिंग कंपाउंड, ये आपके पास था। बट इसमें क्या था,
अब आर्सेनिक क्या है आपके पास, बॉडी के लिए हार्मफुल है तो इसकी साइड एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी भाई, पर्टिकुलर बैक्टीरिया को तो किल कर देगा, बट ये क्या है, आर्सेनिक, कार्सिनोजेनिक है, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। इसके बाद में अर्लियर जो जो इसमें जो डिस्कवरी हुई थी वो आपके पास डाइज के सिमिलर स्ट्रक्चर थे, इस तरह से पर्टिकुलर से डिस्कवरी चालू हुई। तो इसमें अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एंटीबायोटिक में सपोज ये आपके पास था साल्वारसन, जो हम साल्वारसन की बात कर रहे थे, तो साल्वारसन क्या हो गया, इट्स आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड था आपके पास, साल्वारसन में क्या हो गया है ना, तो इधर देखो आर्सेनिक ARS, तो इस बस स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं रखना, बस जो इसमें जो चीज़ें ध्यान रखनी वो आपके पास क्या है, आपके पास कि एरोमेटिक अमीन्स है, एरोमेटिक एल्कोहल है, तो बस इसमें ध्यान रखना भाई, एरोमेटिक एल्कोहल कौन सा टेस्ट देते हैं, है ना, एरोमेटिक एल्कोहल कौन सा टेस्ट देंगे आपके पास, फिनोल कौन सा टेस्ट देता है आपके पास, न्यूट्रल FeCl3, और या 1 डिग्री अमीन, एरोमेटिक अमीन कौन सा देगा, कार्बोलामिन टेस्ट, जो कि आप अपने ऑर्गेनिक नॉलेज यूज करके कर सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं करना है ना, ठीक है। अब फिर आपके पास हो गया, एंटीबायोटिक्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है बैक्टीरियोसाइडल्स, एक है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो यहां से साइडल्स का मतलब क्या हो गया, साइडल्स का मतलब हो गया आपके पास किलिंग, साइडल्स का मतलब क्या हो गया, किलिंग, ओके। तो जो बैक्टीरिया को किल कर दे, कंप्लीटली किल कर दे, वो कौन सी कैटेगरी होगी, बैक्टीरिया साइडल्स, ओके। और एक है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है ना, स्टॉप द ग्रोथ, है ना, स्टॉप द ग्रोथ, अगर हमने ग्रोथ को स्टॉप कर दिया तो हम वो वाली कौन सी करेंगे, बैक्टीरिया स्टैटिक्स एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे केवल आपके पास इस कैटेगरी में जो मेन चीज है बैक्टीरियासाइडल्स, एक है आपके पास पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन हुआ आपके पास, ऑफ्लोक्सासिन जो जनरली आप देखते हो ना, कभी भी आप मेडिसिन कंज्यूम करते हो, कभी भी बीमार पड़ते हो, तो एक बार अपने पीछे सोल्ट कंटेंट देख लिया करो, ओके। डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया, तो कभी कभार क्या होता है, डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लिख दी, ओके, फिर आप मेडिसिन पे जाते हो, वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे जाते हो, अगर सपोज उसने गलती से कोई और मेडिसिन दे दी तो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है हम 100% क्या होते हैं, हमने सोचा कि ऑब्वियसली इसने करेक्ट दिया होगा, बट नहीं, हमेशा चेक किया करो और गूगल इट कर लिया करो कि इस पर्टिकुलर सोल्ट का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ यूज होता है। तो ऑफ्लोक्सासिन आपको जनरली आपने सुना होगा, सोल्ट्स में होता है। फिर आपके पास होता है इराइथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन क्या होता है, जब आपको कोल्ड होता है ना तब आप ये कंज्यूम करते हो, इराइथ्रोमाइसिन, है ना। तो और आपके पास हो गया क्लोराएम्फेनिकोल, क्लोराएम्फेनिकोल ये भी क्या जनरली आपके पास ये यूज करते हैं ना, कॉमनली है ये। बाकी आपको जो अदर जो ध्यान रखना है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स याद करना है, और टेट्रासाइलिन आपको ध्यान रखना है। तो ये कैटेगरी बैक्टीरियासाइडल्स और बैक्टीरिया स्टैटिक्स। तो या तो क्या होगा कि कोई बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देंगे, तब हमें बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अगर कोई बैक्टीरिया ज़्यादा हार्मफुल है ना, तो उस टाइम कौन से देंगे, बैक्टीरियोसाइडल्स आपके पास एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अब उसमें भी देखो यार, पेनिसिलिन मेन इस सब में क्या है, पेनिसिलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके लिए मार्क किया है। पेनिसिलिन में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, तो आपने देखा पेनिसिलिन क्या है, सिंपल उसमें ध्यान रखना है आपको, इट्स इज एसिड कंटेनिंग। इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है पेनिसिलिन में वो क्या होता है, एसिड, तो एसिडिक, ओके। एक आपके पास इस तरह से अमाइड ग्रुप होगा, और ये आपके पास कौन सी लिंक हो गई, साइक्लोबिटालैक्टम रिंग्स होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपके पास एसिड है तो ये कौन सा टेस्ट देती है, तो ये सिंपल है ना, पेनिसिलिन, तो कौन सा टेस्ट देगी आपको, दिस इज ए लिटमस टेस्ट ना, एसिड्स है। और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देती है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभार मैच द कॉलम में आपको पूछ ले कि पेनिसिलिन ऑप्शंस दे दिया, और साइड में एक वन ऑफ द मैचिंग कॉलम में आपको दे दिया कि पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो आप कौन सा टिक करोगे, आपके पास पेनिसिलिन, ओके। सिंपल ध्यान रखना, इट इज एसिड कंटेनिंग ग्रुप होगा आपके पास, ओके। अमाइड ग्रुप है और साइक्लोबिटालैक्टम रिंग है इसमें। बाकी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें भी दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड मतलब आपके पास की है ना, तो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नैरो क्या होगा, एक सिलेक्टेड वाले पे हम अप्लाई करेंगे, सिलेक्टेड। तो बेसिकली हमें क्या होता है, जो भी कभी हम बीमार हुए, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है ना, तो उसका अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि इसको कौन सी बीमारी है, तो है ना, जैसे कि एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है आपके पास बच्चों, वो सिलेक्टेड नंबर ऑफ मेडिसिन देता है। एक नया जो डॉक्टर होता है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपने सिम्टम्स को इतनी ज़्यादा बेटरली से आइडेंटिफाई नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक्स देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन दे देते हैं कि कोई ना कोई मेडिसिन तो है ना, यूज एंड थ्रो नहीं, प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई तो क्या होगा, फिट बैठेगा। तो इसमें जो एग्जांपल्स होंगे आपके पास एम्पिसिलिन, और क्या होगा, एमोक्सिलिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकोल हो गया, वेनकोमाइसिन हो गया आपके पास, ओके। तो ये आपके पास एग्जांपल्स होते हैं, ऑफ्लोक्सासिन, ये सब। लेकिन हमने जो प्रीवियस जो मेडिसिन पढ़ी थी सारी, उसके अलावा क्या होगा, नैरो स्पेक्ट्रम में आपके पास क्या आएगा, पेनिसिलिन जी, है ना, पेनिसिलिन जी, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आएगी। जो पहले जो एंटीबायोटिक जो पढ़ी थी हमने, वो सारी टोटल में से पेनिसिलिन जी किस में फॉलोअप हुई है, नैरो में, बाकी किस में हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ओके ओके।
अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपके पास है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो पहले जो मेडिसिन हम जो पढ़ रहे हैं अब तक, जो हमने क्या किया, उनको हमने कंज्यूम किया, बॉडी के अंदर कंज्यूम किया था। अब एंटीसेप्टिक्स, तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ये लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किए जाते हैं, लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किए जाते हैं बाहर, है ना। तो एंटीसेप्टिक जो जनरल जो एग्जाम्पल्स होता है वो क्या होता है, डिटोल हुआ, है ना, डिटोल हुआ, आपके पास टिंचर ऑफ आयोडीन हुआ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स। आपके पास होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, डिसइंफेक्टेंट्स आपके पास फ्लोर क्लीनिंग पे, है ना, कभी हमें कि लैपटॉप वगैरह क्लीन करना हो तो हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहां से बात करूं कि व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स, तो एंटीसेप्टिक्स क्या हो गए आपके पास, अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज पे हम अप्लाई करेंगे। ओके और इसका एग्जांपल्स आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपके पास जनरल एग्जाम्स यूज करूं, दैट इज डिटोल, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, है ना। टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया आपके पास, टिंचर ऑफ आयोडीन इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन्स। और अगर मैं अदर एग्जांपल्स आपके पास जो जनरल एंटीसेप्टिक्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास और कि सोप्रामाइसिन हम यूज करते हैं, सोप्रामाइसिन, फ्यूरामाइसिन, है ना। तो जब भी हमें अल्सर्स होते हैं, माउथ अल्सर्स होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया सोप्रामाइसिन हो गया, है ना, और फ्यूरासिन हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए आपके पास, एंटीसेप्टिक्स। ओके और अदर एग्जांपल्स एक और होते हैं, बोरिक एसिड भी क्या हो गया, H3BO3, ये हम आई लोशन के तौर पे यूज करते हैं। ओके बोरिक एसिड हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए, है ना, एंटीसेप्टिक्स। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, है ना, तो अब कि हम यूज करते हैं अप्लाइड, यूज फॉर फ्लोर क्लीनिंग, है ना। तो ये फ्लोर के हम यूज करते हैं आपके पास। तो इसके भी पर्टिकुलर एग्जांपल हम यूज करेंगे, तो एक एक करके ना, तो बस एंटीसेप्टिक्स क्या होगा, हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा भाई, लिविंग टिश्यूज पे जब अप्लाई करते हैं उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, या बैक्टीरिया को हम किल कर देंगे। तो बेसिकली आप जब जाते हो कोई भी, सपोज आपके पास कोई भी इंजरी जब होती है, जब हॉस्पिटल में जाते हो तो पर्टिकुलरली क्या करते हो, स्प्रे करते हैं आपके पास, है ना। घर पे आप कभी भी कुछ भी इंजरी हुई तो तुरंत मदर क्या करती है, मम्मी क्या करती है कि आपके पास डिटोल, है ना, वो जैसे कि हैंड वॉश करना होता है, तो हमें क्या करते हैं, डिटोल यूज करते हैं, वो वाला। ओके और जो लिविंग टिश्यूज पे जो डिटोल अप्लाई करते हैं वो अलग टाइप का ना, लिक्विड अलग होता है। ओके तो ये सब एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या होगा, डिटोल, जो पर्टिकुलर जो आपके जो डिटोल होता है तो वो किसका कंपोजिशन होता है, जैसे कि जो आपके पास जो टर्पाइनोल होगा आपके पास, इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनोल और टर्पाइनोल का मिक्सचर होगा आपके पास। बस सिंपल ये ध्यान रखना भाई, मिक्सचर क्या होता है आपको डायरेक्टली बस ध्यान रखना। टर्पाइनोल में एक टर्पाइनोल हो गया। अब टर्पाइनोल में आपको क्या ध्यान रखना, ओवल जो ध्यान रखना, मतलब आपके पास क्या हो गया, ये अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है। क्लोरोजाइलिनोल, इसमें भी क्या हो गया, ओवल। तो सिंपली नेमिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे ओवल ग्रुप है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ है ना। और क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, जो बेसिकली ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है। और ये आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, तो कौन सा टेस्ट देगा, न्यूट्रल एपिसियल3। ओके तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बेयर्स टेस्ट, यहाँ पे क्या एल्किन प्रेजेंट है, और दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल है, तो कौन सा टेस्ट देगा, लुकास टेस्ट देगा। ओके तो इस तरीके से आपको सिंपल स्ट्रक्चर कि भाई सिंपल ये ध्यान रखना है कि किसका कंपोजिशन होता है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पाइनोल का मिक्सचर होता है। और बाकी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं, बस फंक्शनल ग्रुप। एक और होता है आपके पास बायोथाइनोल। अब बायोथाइनोल क्या होता है आपके पास, थायो मतलब एसएच कंटेनिंग कंपाउंड होगा, सिंपल बस ये ध्यान रखना। थायो मतलब सल्फर कंटेनिंग, है ना, एस कंटेनिंग। तो बायोथाइनोल क्या होता है, ये आपके पास एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है जो हम यूज करते हैं, है ना, सोप्स जो होते हैं। जो सपोज आपके पास के होता है ना कि नीम का साबुन, आपने सुना होगा, कभी भी आपको कोई एलर्जी होती है तो डॉक्टर मम्मी क्या सजेस्ट करती है कि वो नीम वाला साबुन ले आओ मेडिसिन से। तो बेसिकली जनरली क्या होगा कि एक्चुअली नीम नहीं, तो वो आजकल नीम नहीं होता उसमें कि बायोथाइनोल, ये इस तरह के केमिकल कंपाउंड मिक्सअप कर दिए जाते हैं ताकि वो एक्टिविटी को क्या करे, एंटीसेप्टिक्स का रोल प्ले करे, उस बीमारी को कम कर सके। ओके तो ये आपके पास हो गया बायोथाइनोल। आपके पास है नेक्स्ट, ये कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड एग्जांपल्स हो गए आपके पास। ये है कि आयोडीन इज ए पावरफुल
एग्जाम है ना, तो एंटीसेप्टिक्स होगा। एक आपके पास है टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसकी हमने बात की थी, एक वायलेट कलर का जो बोतल में जो आपके पास सॉल्यूशन होता है वो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, कि इसको पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। इट इज आपके पास ये क्या होगा, आपके पास 2-3% सॉल्यूशन इन एल्कोहल प्लस वाटर मिक्सचर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। फिर आइडोफोम, आइडोफोम होता है CHL, जो आपके पास होता है CHI3। आइडोफोम आपके पास ये भी क्या होगा, यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स फॉर वाउंड्स। जो बोरिक एसिड मैंने बताया था, बोरिक एसिड आपको क्या होता है, इट इज ए यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक्स फॉर, है ना, आई लोशन के तौर पे जो होता है, हम क्या यूज करते हैं, बोरिक एसिड यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली कई जो मेडिसिन होता है जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, उसके पीछे देखना आई ड्रॉप्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बोरिक एसिड H3BO3 मिक्सचर जरूर होगा। ओके, अब आता है हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो बेसिकली हमने देखा होगा यार, सिंपल हम जो स्टडी कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि यार एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग में एंटासिड्स हुई, तो उससे क्या हो गया, अराउंड उस अर्लियर लोग, बहुत लोगों के अल्सर्स हो जाता था, एसिडिटी होती थी जनरली कुछ भी कंज्यूम करने से, तो लोगों की डेथ रेट 50 की एज से अराउंड डेथ हो जाती थी, अर्लियर ज़्यादा किलिंग होती थी। फिर आपके पास क्या हो, एंटासिड्स डेवलप हुए। एंटासिड्स जब डेवलप हुए तो क्या होगा, लोगों की डेथ रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब, और एंटीबायोटिक्स आ गई, तो लोग क्या होने लगे, ज़्यादा उनके जो लिविंग जो साइकिल्स थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब क्या होता है, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि अगर ह्यूमन के लिए कोई भी चीज़ पॉजिटिव रहती है वो उसका क्या करते हैं, साइड इफेक्ट, उसका गलत यूज करते हैं। अगर आप ज़्यादा जीने लग गए, आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो क्या करते हैं, फिर उन्होंने लोगों ने क्या किया, पॉपुलेशन इंक्रीज करना चालू कर दिया। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, अब फूड कंजम्पशन भी क्या हो गया, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फूड कंजम्पशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फूड कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, और फिर क्या होगा, लोग इंक्रीज होने लग गए तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होने लग गए। अब लोग, अब ये सबको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फूड इनसिक्योरिटी होने लग गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहले सजेस्ट किया कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो, लोगों को समझाया, बट लोगों को कहाँ समझ में आता है, नहीं। तो एक होता है ना, हम दो हमारे दो, है ना, तो लोगों ने, कई जो समझदार लोग थे उन्होंने तो सोच लिया कि हम दो हमारे दो, लेकिन फिर भी कई लोग थे जो नहीं समझ पाए, उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे व्हाट इज द आंसरेबल, कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो कैटेगरी कौन सी आएगी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ओके, तो ये आपके पास क्या कहूंगा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन से हो गए, कि पॉपुलेशन या मैं बोलूँ पॉपुलेशन कंट्रोल पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स बोल सकता हूँ। तो किसी बेबी के बर्थ कंट्रोल करना है तो हम क्या यूज करेंगे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये आपके पास आएगी, दीज आर बर्थ कंट्रोल पिल्स। ओके, बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब इसमें भी क्या होता है हमारी बॉडी में, है ना, तो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरियन, एक होता है ना, एक होता है प्रोजेस्टेरियन और दूसरा होता है आपके पास, तो हम बात करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरियन होता है और एक होता था एस्ट्रोजेंस। तो उनकी वजह से है ना वो पढ़ते हैं भाई। जो मेन जो आपके पास जो बर्थ कंट्रोल पिल्स में आता है, दो तरह के हार्मोन्स वाली आएगी, है ना, प्रोजेस्टेरियन और एस्ट्रोजन वाली। तो है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव। ये दोनों क्या आपके पास, दी बोथ आर हार्मोन्स, है ना। तो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरियन सप्रेस ओवल्यूशन। तो प्रोजेस्टेरियन क्या होता है, जो एग जो रिलीज होता है, एग रिलीज होने के लिए ना, है ना, तो स्पर्म क्या करता है, स्पर्म क्या करेगा, ओवम के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर ओवल्यूशन, मतलब एग को रिलीज होने से पहले क्या कर देता है, आपके पास जो प्रोजेस्टेरियन होगा ये एग रिलीज नहीं होगा। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगी। ओके, तो ये सब ध्यान रखना आपको। अब इस देखो, अब अगला एग्जांपल सर, नोरेथिंड्रोन। नोरेथिंड्रोन आपके पास क्या हो गया, ये एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, बस इसका ध्यान रखना ना। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी भाई, दो हार्मोन्स है। ओके, तो प्रोजेस्टेरियन हुआ, ओके, तो दूसरा क्या था अपने पास, दूसरा आपके पास था यहाँ पे एस्ट्रोजेंस। अब यहाँ पे नोरेथिंड्रोन आपके पास एक पर्टिकुलर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज इन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब ये नोरेथिंड्रोन हुआ। अब नोरेथिंड्रोन में आपके इधर देखो, इसमें केवल दो चीज ध्यान रखने हैं, एक एल्कोहल है आपके पास और दूसरा क्या आपके पास यहाँ पे एल्काइन ग्रुप है ना। तो बस सिंपल, और कुछ ध्यान नहीं रखना, है ना। आपके पास नोरेथिंड्रोन ONE ग्रुप, तो मतलब एक कैसा है, कीटोन आया हुआ है इसमें ना, कीटोन है, ओन मतलब कीटोन। और जो ध्यान रखने, कीटोन कंटेनिंग ग्रुप है और आपके पास क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, एक टर्मिनल एल्काइन है। नोरेथिंड्रोन सबसे वाइडली यूज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है।
और अदर जो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आपके पास आएगा, एक है आपके पास नोवेस्ट्रोल। नोवेस्ट्रोल आपके पास क्या हो गया, इसमें देखो नोवेस्ट्रोल की अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेटिव विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव। आपके पास ये किसका डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव। जो पहले वाला नॉरेथिनड्रोन क्या था, वो एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव था, ये किसका हो गया आपके पास, प्रोजेस्टेरियन का डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे केवल बस सिंपल ये डिफरेंस ध्यान है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज इन एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स, ओके। और ये आपके पास क्या है, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है ना, ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव हो गया आपके पास, तो ये हो गया नोवेस्ट्रोल, ओके। तो इसमें सिंपली वही ध्यान रखना आपको कि ये टर्मिनल एल्काइन हो गया और ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, दोनों में दोनों क्या देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल लुकास टेस्ट देगा, टर्मिनल एल्काइन वाला कौन सा टेस्ट देता है आपके पास, है ना। तो आपके पास जैसे कि ये सिंपल ये वाला तो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टोलिन्स वाला टेस्ट पढ़ते हो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बेयर टेस्ट है ना, क्योंकि एल्काइन कंटेनिंग कंपाउंड है, बेयर टेस्ट आपके पास शो करेगा। ये सब सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपना पूरा चैप्टर था समराइज, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें बस इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आपने देखा होगा, इसको मैं पूरा कंप्लीट लेकर समराइज करूं तो स्टार्टिंग में पहली चीज जो होती है वो होती है कि भाई ड्रग मॉलिक्यूल्स है ना, टारगेट मॉलिक्यूल के साथ कि अदर टारगेट मॉलिक्यूल्स हमने क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में लिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकती है, ये सब हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे एंजाइम के साथ हुआ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमारे एंटासिड्स पे आए, एंटासिड अर्लियर कौन सी यूज की जाती थी, लेटर कौन सी यूज की गई है बाद में, है ना। उसके बाद में हमारे एंटीस्टामिन्स पढ़ा हमने, फिर हम न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में हमने पढ़ा, और बाद में हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स, उसके बाद में एंटीसेप्टिक्स पढ़ी हमने, ओके। और लास्ट में हमने पढ़ा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये सब चीज़ों को समराइज करते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको केवल मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलर जो मैंने बताया ना वही आपको ध्यान रखने, बाकी आपको ध्यान नहीं रखने। होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।